हेलो दोस्तों, आइस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल का वैदिक एज का नेक्स्ट लेक्चर, है ना। जैसा कि आपको तो याद होगा, थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि ऑफिस की कुछ टाइमिंग्स चेंज हो गई थी, उसकी वजह से अब ये रेगुलर चलेगा। तो आपको पता होगा, चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना अच्छा होगा। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल में मेरे स्कोर 285 थे। तो मैं एक हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स अभी एंशिएंट पढ़ा रहा हूँ, फिर मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड, फिर मैप, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो पिछली बार हम लोग वैदिक एज का लेक्चर 1 किए थे, अब वैदिक एज का लेक्चर 2 कर रहे हैं। पिछली बार हमने पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ डील की थी। आज कुछ और होगा, बातें करेंगे वैदिक और लेटर वैदिक एज के रिलेटेड। एंड पोस्ट दैट फिर हम लोग एक थर्ड लेक्चर, आपको आप पता है, दो बेस लेक्चर लेकर के आता हूँ और एक एड ऑन लेक्चर लेकर के आता हूँ। उसके बाद एक एड ऑन लेक्चर जो दैट विल बी प्रोबेबली टुमारो, फिर हमारा वैदिक एज खत्म हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं रिलीजियस लाइफ इन अर्ली वैदिक एज। आपको याद होगा अर्ली वैदिक एज कब से कब तक होता था। ये होता था अप्रोक्सीमेटली 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, है ना। तो रिलीजियस लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्ली वैदिक एज में जो पब्लिक थी वो पॉलीथिस्टिक थी। पॉलीथिस्टिक मतलब जो मल्टीपल गॉड्स में विश्वास करे, जो विश्वास करे मल्टीपल गॉड्स में, है ना। मल्टीपल गॉड्स, और कौन कौन थे मल्टीपल गॉड्स, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मल्टीपल गॉड में फेथ करते थे, तो पॉलीथिस्टिक थी। देखिए, ये सब वर्ड्स, की वर्ड्स यूज करना मेंस में बहुत जरूरी है, ठीक है। मल्टीपल गॉड्स में फेथ करते थे। नेक्स्ट, हीनोथिज्म। हीनोथिज्म में विश्वास करते थे। व्हाट इज हीनोथिज्म? हीनोथिज्म मतलब एक गॉड का एक पर्टिकुलर ओकेजन पे इंपॉर्टेंस, है ना। importance of one god at one particular occasion। जैसे कि शिवरात्रि है तो शिव जी की है, मॉडर्न डे में हम समझा रहे हैं, ऐसे ही पहले उस समय भी था। जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी का है, दशहरा है, नवरात्र है तो माता रानी का है, गणपति गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी का है। दैट इज कॉल्ड हीनोथिज्म। तो हीनोथिज्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ मेल गॉड्स। मेल गॉड्स का डोमिनेंस था। अर्ली वैदिक में कौन कौन से गॉड्स आपको मिलेंगे ऋग्वेदिक टेक्स्ट, हमेशा आप सोर्स डील कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्ली वैदिक एज का जो सोर्स है वो है मेनली ऋग्वेद, है ना। तो मेल गॉड्स में कौन कौन से डोम, ये सबको मैं डब्बे में डाल रहा हूँ। दीज आर कीवर्ड्स दैट हैज टू बी मेंशन्ड इन द आंसर। मेल गॉड्स में किसके किसके डोमिनेंस थे, ठीक है। तो जो मेल गॉड्स में आप देखेंगे तो वरुण, इंद्र, सोम देवता, इन सब की ज्यादा चर्चा थी, ठीक। फीमेल गॉडेस थी, दो दे वर नॉट डोमिनेट, पर ऐसा नहीं था कि नदारत थी। प्रेजेंस ऑफ फीमेल गॉडेस भी देखा गया था, है ना। जैसे उषा, है ना। फीमेल गॉडेस में आप देखेंगे तो उषा, ठीक है। उषा इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ फीमेल गॉडेस, है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, फीमेल गॉडेस के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ फीमेल गॉडेस भी थी। नेचर वर्शिपर थे। नेचर के फोर्सेस को देखिए, आर्यंस की नॉलेज अर्ली वैदिक एज में लिमिटेड थी। वो बारिश, ठीक है, नेचर फोर्सेस को गॉड से एसोसिएट करते थे। जैसे थंडर, इट वाज एसोसिएटेड विथ इंद्र, है ना। कॉस्मिक ऑर्डर कि भैया तारों का टूटना वगैरह वगैरह या ग्रहण लगना, दिस वर एसोसिएटेड विथ वरुण, एंड ही वाज नोन एज द अपहोल्डर ऑफ कॉस्मिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, रिचुअल्स थे बट नॉट मच इलाबोरेट। जैसे आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये बहुत बड़े बड़े रिचुअल्स बन जाएंगे लेटर वैदिक एज में। यहाँ रिचुअल्स थे पर वो बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं थे। नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट आया लेटर वैदिक एज में कि भैया यज्ञ में दान नहीं करोगे तो नर्क की प्राप्ति होगी, ठीक है। जो रिचुअल्स थे मेनली
डन फॉर काउ, पशु और पुत्र की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये इसके लिए किया जाता था। मेनली जो आपका व्रत था वो इसी के लिए किया जाता था। ठीक, पृष्ठ की अगर बात करें, आ गया मार्कर, हाँ पृष्ठ। तो देखिए पृष्ठ की बात करें तो एग्जिस्ट करते थे कितने, 17 टाइप्स ऑफ पृष्ठ की चर्चा है ऋग्वेदा के अंदर, है ना। लेकिन जो 17 टाइप्स में 16 टाइप्स थे पृष्ठ, और एक टाइप के जो थे जो हाउस होल्ड था, ही वाज, जो घर का मुखिया था, ही वाज वन ऑफ द 17 काइंड ऑफ पृष्ठ। इससे एक बहुत अहम बात पता लगता है हम लोगों को, क्या पता लगता है कि एक बहुत ही अहम बात पता लगता है, वो ये है कि सोशल मोबिलिटी, जो हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़े थे, सोशल मोबिलिटी वाज हाई, और यू कैन से सोशल रिजिडिटी वाज लेस। क्यों? क्योंकि अब मानिए आप एक वैश्य फैमिली भी है, तो उसका जो मुखिया है, उस फैमिली का जो हेड है, जो फादर होते हैं अपने यहाँ, वो 17th टाइप ऑफ पृष्ठ कहलाते थे। ठीक है, तो ये सब सिस्टम थी, और इलाबोरेट मैं एडॉन्स में लाऊंगा जिसमें हम प्रत्येक गॉड की डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लेटर वैदिक एज, रिलीजियस लाइफ, इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक एज कौन सा था? दैट इज 1000 BC से 600 BC। दिस वाज कॉल्ड द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या था चीजें आई, देखो फिर वो हमेशा याद रखिए। सबसे पहले आंसर्स में, इंट्रो में आपको कोट करना होगा कि लेटर वैदिक एज के सोर्स क्या है। मेनली इसके रिमेनिंग 3 वेदास जो हैं, रिमेनिंग 3 वेदास दैट इज, और कुछ हद तक ऋग्वेद भी, दैट इज कौन कौन, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने दी थी पहले लेक्चर में, है ना। ये तीनों जो ये तीनों वेद थे, है ना, ऑल दीज थ्री वेदास, ऑल दीज थ्री वेदास जो थे, ये मेन सोर्स है लेटर वैदिक एज पीरियड के। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आप हमेशा लिखेंगे कि द लेटर ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली वैदिक एज टू लेटर वैदिक एज वाज spanned over 200 years, so it led to elements of continuity and change। कहने का मतलब कि जब अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज की ओर ट्रांजिशन हुआ, तो कुछ एलिमेंट्स कंटिन्यू हुए, कुछ एलिमेंट्स चेंज हुए। अब एक एक को एनालाइज करते हैं। पॉलीथिज्म कंटिन्यूड लाइक अर्ली वैदिक एज, मतलब मल्टीपल गॉड अब भी एग्जिस्ट करते थे। और आप देख सकते हैं आज हिंदू समाज, जो हिंदू धर्म है, जैसे हिंदू धर्म आज भी पॉलीथिस्टिक है, तो इसीलिए आप एक तरह से लिंकेज बनाई जाती है कि हम एंशियंट इंडिया के ही हैं, आर्यंस के। लेकिन आप जैसे इस्लाम देख लीजिए, है ना, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, वो सिंगल गॉड फेथ है ना, वो मोनोथिज्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, हीनोथिज्म। हीनोथिज्म भी था, क्या होता है मैंने पिछली स्लाइड में समझा दिया था। नेक्स्ट, हीनोथिज्म था, पॉलीथिज्म था, लेकिन न्यू गॉड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, न्यू गॉड्स इमर्ज्ड, या यूं कहें गॉड डोमिनेंस, नए गॉड्स की डोमिनेंस। जैसे जो पुराने गॉड थे अर्ली वैदिक एज के, इंद्र, वरुण, ये पीछे की सीट लेते चले और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। न्यू गॉड्स किनकी किनकी बात होने लगी? रुद्र, ठीक है, विष्णु, ब्रह्मा, ये गॉड लोग जो आज भी कंटिन्यू है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप कह सकते हो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो
कॉन्सेप्ट है ये लेटर वैदिक एज से ही निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाकी नेचुरल फोर्सेस। नेचर के फोर्सेस को अब भी उतना नहीं समझते थे, वो सेम एज अर्ली वैदिक एज की तो ऐसा ही वो नेचर के फोर्सेस की भैया बारिश आ रही है, ठंडा हो रहा है तो भगवान जी गुस्सा में हैं। ठीक है, बारिश सुखाव है तो जरूर कोई पाप हुआ है, तो उसके लिए वो पूजा पाठ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यजनास जो यज्ञ थे ये मच इलाबोरेट हो गए, मच इलाबोरेट हो गए भयंकर तरीके से। इतना इलाबोरेट हो गए कि अब ये लिंक कर दिया गया, लिंक टू कॉन्सेप्ट ऑफ, लिंक टू कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल। मतलब कि जो प्रिस्टली क्लास था वो कहता था भैया हवन कराओ नहीं तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, लोग डर से हवन करने लगता था। और ये मुख्य कारण था, आगे हम लोग चल के देखेंगे, जैनिज्म बुद्धिज्म का राइज करना, क्योंकि लोगों के पास जो बिजनेस क्लास था वेल्थ वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं हो पा रहा था, और उस वेल्थ को जो एक्यूमुलेट हो रहा था लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे अपनी जीवनी बढ़ाने में या बिजनेस में या किसी कमर्शियल एक्टिविटी में, सारा तो दान दक्षिणा में जा रहा था। एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कमेंटेड कि द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, और यू कैन से द ब्राह्मणिकल system of religion became out of understanding of the common masses, and so this proved a very important factor in the rise of heterodox sects that delinked themselves from the concept of, you can say you can say this religion, brahmanic religion, linked to concept of heaven and hell से वो लिंक होने लगा। कौन कौन से यज्ञ थे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, इलाबोरेट यज्ञ होने लगे, जैसे राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसु यज्ञ जिसको कोरोनेशन कहते हैं कि किसी किंग का मुकुट मिल रहा है। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। होता क्या था कि अपने घोड़ा को दौड़ा दिया जाता था, घोड़ा जहां तक नहीं रुका वहां तक मेरी टेरिटरी, और कोई उसको चेक करना चाहता है तो कोई राजा उसको रोक देगा, तो उससे फाइट होगी, फिर जो जीतेगा वही फाइनल निर्णायक होगा। वाजपेयी यज्ञ वाज अ काइंड ऑफ आल्सो, यू कैन से काइंड ऑफ यज्ञ। तो ये सब यज्ञ थे। तो अब यज्ञ बहुत इलेबोरेट हुए तो प्रिस्टली क्लास का इंपॉर्टेंट बहुत डोमिनेंस बढ़ा। प्रिस्टली क्लास बिकेम डोमिनेंट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब जो भगवान के बीच में लिंक था ना, पहले क्या था कि गॉड थे, अर्ली वैदिक एज में क्या था कि गॉड थे और उनसे डायरेक्ट लिंक इंसान का था, पीपल का था, पब्लिक का था। अब ऐसा नहीं था, आप डायग्राम भी ऑप्शन में बना सकते हैं, गॉड थे और नीचे पब्लिक थी और उनके बीच में एक बैठा हुआ था प्रिस्टली क्लास। ठीक है, जिसको खुश किए बिना गॉड को नहीं, ही वाज काइंड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, जिसको खुश किए बिना ऊपर वाले को खुश नहीं किया। पिछली क्लास का डोमिनेंस पूरे तरीके से भयंकर तरीके से बढ़ा। और आपको भी पता है जब पिछली क्लास का डोमिनेंस बढ़ा तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी बढ़ गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑल्सो इंक्रीज्ड, है ना, जिसका नतीजा हुआ कि सोशल मोबिलिटी, अब स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ेगा तो मोबिलिटी घटा एंड रिजिडिटी शैल इंक्रीज। ये बढ़ा। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आप पॉइंट्स तो बता दे रहे पर हम इसको आंसर में कैसे फ्रेम करें, उसकी चिंता ना करो, टेलीग्राम पे मुझे पिंक कर देना IAS थिंक टैंक चैनल पे, मैं उस तुम्हें नोट्स की फोटो भेज दूंगा। फ्रेमिंग कैसे होती है आंसर की सेंटेंस, कुछ नहीं, देखिए यही चीज आपको लिखना होता है, जैसे यही सवाल आता है तो डब्बे में प्रिस्टी क्लास, डब्बे में डालना सीखो, प्रिस्टी क्लास उसका पहला पॉइंट, पहला पॉइंट कि हाँ भाई अर्ली वैदिक एज से ये अंतर था कि अब डोमिनेंस बढ़ गया प्रिस्टी क्लास का, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ लिया हमने ये देख लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन हेल डेवलपमेंट बता दिया। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप
बिगेन। देखिए अर्ली वैदिक एज में कोई आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा की चर्चा नहीं थी। मूर्ति पूजन शुरू हुआ, आइडल वर्शिप का विज्ञान हुआ लेटर वैदिक एज से। किससे रिलेटेड हुआ? लेटर वैदिक एज से। तो इस प्रकार हमने देख लिया, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज में जो रिलीजियस लाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ आर्यंस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अर्ली वैदिक एज। सोर्स वही है, बार बार डेट भी वही है, 1500 से 600 नहीं 1020। समझिए, जो अर्ली वैदिक एज के जो आर्यंस थे वो बेसिकली स्टैब्लिश हुए थे सप्त सैंधवा रीजन में। कहाँ पे? सप्त सैंधवा रीजन। ये सप्त सैंधवा रीजन कौन है? अगर आज का प्रेजेंट डे इंडिया देखें तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी, वेस्ट यूपी तो बहुत दूर है, पंजाब हरियाणा और ये राजस्थान पाकिस्तान, दिस इज कॉल्ड सप्त सैंधवा रीजन। सप्त सैंधवा रीजन रिवर ड्रेन्ड बाय 7 रिवर्स। ये इंदस झेलम चेनाब वाला रीजन है, रिवर ड्रेन्ड बाय 7 रिवर्स। आप जरूर लिखेंगे, इट विच शोज, मैप भी बना के बताएंगे, मॉडर्न डे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश का वेस्टर्न साउथ वेस्ट पोर्शन एंड राजस्थान वाला पोर्शन। ठीक। सेकंड, ऋग्वेद में अगर जिन नदियों की चर्चा है उसके बेसिस पर देखें तो गंगा नदी की चर्चा सिर्फ एक बार है, यमुना नदी की चर्चा 2 बार है, और जो सरस्वती हैं जो कि अब अंडरग्राउंड हो गई, समाप्त होगी, उनकी चर्चा 72 टाइम। दिस सरस्वती नदी इज सेड टू बी कि ये पंजाब हरियाणा राजस्थान साइड बहती थी। क्यों? विच शोज कि अगर 72 बार इसकी चर्चा है, गंगा की एक बार चर्चा है, मतलब ईस्ट इंडिया में उनका एक्सपेंशन नहीं हुआ था, नॉट एक्सपेंडेड टू ईस्ट इंडिया। ठीक। नेक्स्ट, ऋग्वेदा में मोजवांता पिक की चर्चा है। मोजवांता पिक से कहा जाता है कि सोमदेव भगवान के कृपा से मोजवांता पिक से सोम रस यानी शराब, आज का दारू, शराब बनता था। मोजवांता पिक, ऐसा हिस्टोरियंस इंटरप्रेट कहते हैं कि हिमालयास को कहा गया है, विच शोज कि दे वेयर नोन टू द आर्यंस। हिमालयास वेयर नोन टू आर्यंस। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर एकाधी जगह एक टर्म का मेंशन है, समुद्र, जिससे कुछ अर्ली हिस्टोरियंस कहते थे कि दे वर वेल अवेयर ऑफ अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, पर ऐसा नहीं है। लेटर रिसर्चर्स हैव रिवील्ड, आपको ऐसे सेंटेंस लिखना है, दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ सी, नॉट अवेयर ऑफ अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो फिर समुद्र किसको कहे? द हाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इन मॉनसून। अब नदियों में हाई फ्लो होता था मॉनसून के समय, इन मॉनसून लेड टू द क्वाइनिंग ऑफ टर्न। क्वाइनिंग ऑफ टर्न समुद्र, मतलब कि समुद्र वाज नॉट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इट वाज बेसिकली ओनली एंड द हाईली फ्लडेड रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग मॉनसून। ठीक है। ऋग्वेद। फिफ्थ, अगर मैं बात करूं कि बार बार वहां एक चर्चा है ब्रह्मवर्त की। किसकी? ब्रह्मवर्त की। ब्रह्मवर्त जो होता था दैट वाज एरिया बिटवीन यमुना एंड सतलज, जो अगेन दिखाता है कि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ही पोर्शन में बसे थे। इसके अलावा नो रेफरेंस, और इसका रेफरेंस है नो रेफरेंस ऑफ टाइगर्स, और टाइगर्स ओनली फाउंड इन ईस्ट इंडिया। कहा?
East India, which shows कि they had not expanded to East India. They had not expanded to East India at least during later early Vedic age. At least during early Vedic age. बोलो क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल नॉलेज इन लैटर वैदिक एज। लैटर वैदिक एज में अगर मैं ज्योग्राफिकल नॉलेज की बात करूं तो पहला, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज जो है कि आर्यंस जो थे दे एक्सपांडेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स टिल बिहार बंगाल। बिहार बंगाल तक एक्सपैंड कर गए। सर आप कैसे कह सकते हो? रिवर सादा नीरा, जो कि रिवर विच इज नोन, इट इज बिलीव दैट रिवर सादा नीरा रेफर टू रिवर गंडक, है ना, रिवर गंडक। तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को, और ये कहाँ चर्चा है इसकी? सतापता ब्राह्मणा, सतापता ब्राह्मणा में इसकी चर्चा है, विच शोज कि दे हैड एक्सपेंडेड टू ईस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट, लेटर वैदिक टेक्स्ट, लेदर वैदिक टेक्स्ट में चर्चा है ईस्ट एंड वेस्ट सी, विच शोज कि ईस्ट सी जो था दैट वाज बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्ट सी जो था, है ना, दैट वाज अरबियन सी। मतलब अब उनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया था और वो अब जान चुके थे कि भाई इंडिया के, अब जो ईस्ट में एक्सपेंड करेगा तभी तो जानेगा कि भैया बे ऑफ बंगाल था, सैटेलाइट से तो देखेगा नहीं उस सब जमाने। इंडिया के दोनों साइड समुद्र है। ठीक है, तीसरी चीज, जो एक लेटर वैदिक टेस्ट है अथर्ववेद, उसमें चर्चा है, किसकी चर्चा है? उसमें उत्कल की चर्चा है, विच इज सिनोनिमस विद द प्रेजेंट डे उड़ीसा। ठीक है, उसमें बिहार की चर्चा है, उसमें बंगाल की चर्चा है, विच शोज कि दे हैड एक्सपेंडेड टू द ईस्टर्न वैदिक। इसके अलावा लेटर वैदिक टेक्स्ट बुक्स के अंदर, लेटर वैदिक बुक्स के अंदर, दैट इज रिमेनिंग 3 वेदास, गंगा की चर्चा बढ़ गई, विच शोज कि कहीं ना कहीं ईस्टर्न इंडिया में वो मूव कर चुके थे। इसके अलावा कुछ और टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उस कौशितकी, कौशितकी उपनिषद में जो चर्चाएं हैं, कौशितकी उपनिषद बताता है कि उसमें एक शब्द यूज है विंध्यास, विच शोज कि आज का जो विंध्या रेंज था, टुडेज विंध्या रेंज, आज का जो विंध्या रेंज था, ठीक है, उससे वो नोन थे। और विंध्या रेंज मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पता था ये विंध्या रेंज है, क्योंकि आपको पता है विंध्या या नर्मदा, नर्मदा एंड विंध्या इज द डिवाइडिंग, यू कैन से ग्रेट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया विंध्य पर्वत के नीचे से ही पेनिनसुलर इंडिया मान लिया जाता है और उसके ऊपर नॉर्थ इंडिया मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तैत्रिया ब्राह्मणा, तैत्रिया ब्राह्मणा में 5 डिविजन्स की चर्चा है। किसकी चर्चा है? 5 डिविजन्स की चर्चा है। कौन कौन 5 डिविजन्स? उत्तरा पठा, दक्षिण पठा, ठीक है, वो सब कुछ बात से रीजन की कैसे चर्चा है? तो उदिच्या, उदिच्या मतलब नॉर्थ, ठीक है, देन प्राच्या, प्राच्या मतलब ईस्ट, प्रतीच्या मतलब वेस्ट, ध्रुव मध्य मंडिस, ध्रुव मध्य मंडिस मतलब सेंट्रल इंडिया,
एंड लास्ट दैट इज दक्षिण पथ, दक्षिण पथा जो कि कहता है साउथ। तो आप देख सकते हैं 5 फोल्ड डिवीजन की चर्चा है, विच शोज दैट लेटर वैदिक Aryans were aware of complete geography of India, है ना, और कहाँ स्प्रेड की थे, पूरे नर्दन। तो दिस वाज अ वेरी गुड, you can say, info, or you can say very good light thrown on the, you can say, the geographical knowledge of Aryans, comparative knowledge of Aryans in early Vedic age and later Vedic age। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ सेटलमेंट्स, नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन वैदिक एज। अब ये कंबाइंड बात होगी, कोई अलग अलग बात। नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन वैदिक एज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था, नेचर ऑफ सेटलमेंट सर है ना कि अर्बन सेटलमेंट था, क्या था, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था जीसी पांडे। हिस्टोरियन का नाम कोट करना जरूरी है, वो हमेशा आपके नंबर को ऑप्शन में बढ़ाएगा। जीसी पांडे ने कहा कि वेद, सारे वेदों को मिला दो, खासकर लेटर वैदिक टेक्स्ट में, तो 85 टाइम्स एक शब्द का यूज हुआ है, पूर। तो इस पूर से उन्होंने मॉडर्न डे पूर को जोड़ लिया, जैसे मिर्जापुर सीरीज रिलीज हुई है 3rd सीजन, अभी तक मैं देखा नहीं, अभी डाउनलोड पे लगाया हूँ। तो उन्होंने कहा कि 85 टाइम्स पूर यूज हुआ है, मतलब वो पूर बताता है कि वो अर्बन सेटलमेंट्स थे, क्या है, गांव के लिए नहीं, अर्बन सेटलमेंट्स थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई और प्रूफ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चैरियट्स थे, और चैरियट्स में 8-10 घोड़े थे। तो जब 8-10 घोड़े थे चैरियट्स में, है ना, कितने थे, 4 to 5 हॉर्सेस। तो जब चैरियट्स में 4-5 हॉर्स थे, तो मतलब वो गांव की पतली सड़कों से तो जा नहीं सकते, तो मोटी विश्व सड़क होगी, वाइडर रोड्स होंगे, और वाइडर रोड्स होने का मतलब है कि वो अर्बन सेटलमेंट था। इसके अलावा उन्होंने और भी कई चीजों की बात करी है। उन्होंने कहा है कि ग्राम्य शब्द, जिसका मतलब था विलेज, उसकी चर्चा वेरी लेस हुई है। उसकी चर्चा क्या है, अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी बता दूं, तो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है ना, ग्राम शब्द की चर्चा सिर्फ 9 बार हुई है। तो बताता है कि वो एक विलेज लाइफ, या बहुत ज्यादा विलेज लाइफ नहीं था, वो विलेज लाइफ यानी रूरल लाइफ नहीं था। ठीक है, इसके अलावा एक और उन्होंने पॉइंट रखी है, क्या रखी है, कि भैया मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, इनकी चर्चा हो रही है। तो मर्चेंट और क्राफ्ट्समैन बेसिकली दे रेफर टू अर्बन इकोनॉमी। ठीक है, जनरली जो रूरल इकोनॉमी है, दैट इज नोन टू हैव एग्रीकल्चर, है ना, ये सब। हालांकि अगर इसकी लेटर हिस्टोरियंस ने इसकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन लेटर हिस्टोरियंस ने की, और उस क्रिटिकल एग्जामिनेशन में उन्होंने कहा कि जो दरअसल जीसी पांडे के द्वारा, नॉट डीसी पांडे, वो फिजिक्स के टीचर है, जीसी पांडे हिस्टोरियन के द्वारा जो पूर शब्द कहा गया है ना, जो पूर शब्द की का इस्तेमाल हुआ है जीसी पांडे हिस्टोरियन के द्वारा, वो पूर शब्द दरअसल कोई शहर नहीं है, कोई टाउन नहीं है ना, बट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है ना, कि कोई भी सेटलमेंट को आपने चारों तरफ से घेर दिया, चाहे वो गांव ही क्यों हो, तो उसको हम पूर कहते हैं, है ना, उसको हम पूर कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज उन लोगों ने कहा कि ठीक है, मर्चेंट थे पर उतने लार्ज नंबर में नहीं थे, नॉट इन लार्ज नंबर्स, विच शोज कि इट वाज अ ट्रांजिशन फेज, है ना, ट्रांजिशन फेज था फ्रॉम रूरल टू अर्बन फेज। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, तो ये कुछ उन्होंने बातें कही। ठीक है, तो
क्या ट्रांजिशन था. सो वी कैन से फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट कि ठीक है, इट दो इट वाज एन मेनली एन अर्बन काइंड ऑफ सेटलमेंट, येट the sorry, mainly it was a rural kind of settlement, yet there was transition being taken at rapid speed from rural to urban settlement or is so, and this has been proved by early urban settlements early urban settlements like kashi early urban settlements like Kashi, Indraprasth and Hastina. ठीक है, ये हो गया कंक्लूजन. नेक्स्ट आज के हम लोग लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, फिर एक कल लेक्चर और आएगा एड ऑन का. दैट इज, देखिए मेनली जो वैदिक एज का जो नॉलेज है, जैसे हम लोग देखिएगा हड़प्पन एज का नॉलेज मेनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से है. अभी आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, सब क्या आप मेरा पहला लेक्चर से देखिए, सब सीक्वेंस में पढ़ाते आ रहे हैं. तो जो अर्ली वैदिक जो वैदिक एज है उसकी जो मेन नॉलेज हमारी है वेदों से आती है. वेद और उसके जो ब्रह्मणा संहिता, उपनिषद, अरण्यकास है ना, पुराणास, इनसे आती है. दो पुराणास वेयर रिटन लेटर ऑन. लेकिन लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं और उस पर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा. सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ वैदिक एज. तो देखिए आप इंट्रोड्यूस ऐसे करेंगे. फॉर द Vedic age, we have a good corpus of literary sources, examples so and so. Yet, it cannot be denied that archaeological sources also play a very important role in the decipherment of or in the reconstruction of history of the Vedic age. ठीक है, क्या क्या sources है समझिए, क्या क्या हमें पाए गए ड्यूरिंग एक्सकैवेशन. 1946 में अहिचत्रा अहिचत्रा जो आज के यूपी में है, वहां पे 30 सेटलमेंट्स मिले बिलोंगिंग टू वैदिक एज. दूसरा, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, ये भी खुदाई में मिली है, जो कि एक गुड एविडेंस है कि वो शराब पीते थे, उसमें ग्रेन्स स्टोर करते थे एंड सो ऑन से रिलेटेड. तीसरी चीज की मैं बात करूं, आइटम्स लाइक लपिस लजूली, अगेट, चालकेडोनी, ये सब पाए गए हैं, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ट्रेड रहा होगा. ये मैंने इकोनॉमी में भी चर्चा की थी. बिना एक्सटर्नल ट्रेड ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि ये हो यहाँ. ठीक है, तो ये सब रूम मिथा साइड में जनरली आइटम्स पाए जाते थे. और ये आइटम्स मेनली पाए गए हैं पंजाब, वेस्ट यूपी, हरियाणा साइड से, जो कि that throws a good deal of light on early settlement of Vedic Aryans, है ना. इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ यह पूरे पूरे टाउन्स पे भी टाउन्स भी मिले हैं. जैसे सेटलमेंट्स मिले हैं रोपर, नो, भगवानपुरा, यहाँ पर दिया पूरे पूरे सेटलमेंट्स पाए गए हैं बिलोंगिंग टू वैदिक एज. ठीक है, इसके अलावा जैसे भगवानपुरा में बोलूँ तो 13 रूम सेटलमेंट पाए गए हैं, जो अच्छा खासा बताता है हमें कि भैया 13 रूम सेटलमेंट थ्रोज अ गुड डील ऑफ लाइट कि भाई किस तरीके का वहां पर एक अच्छा खासा बड़ा घर भी एग्जिस्ट करता होगा. ठीक है, हाँ, पर ये एक रेयर फिनोमिना रहा है ना. मेनली small settlements have been mainly small settlements have been excavated.
ठीक है, मेनली स्मॉल सेटलमेंट्स हैव बीन एक्सकावेटेड। इसके अलावा अगर हम देखें कि इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से और क्या हमें अंदाज लगता है वैदिक एज का, कि सन ड्राइड ब्रिक्स के घर थे, सन ड्राइड ब्रिक्स मिले हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि दे वेर प्रोबेबली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। बहुत हद तक मेरी राइटिंग सुधरी है और आगे सुधर जाएगी। ठीक, ये भी एक पैटर्न पाया गया है इन सोर्सेस के बीच में, कि जो कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं, मतलब कि कुछ सेटलमेंट्स है जो दो गांव या दो शहर के बीच में, ईच सेटलमेंट was separated from other by 10 to 12 किलोमीटर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे एक आयरन वर्कशॉप पाया गया है एक्सकावेशन में। कहाँ पाया गया है? अतरंजी खेड़ा। कहाँ पे? इन यूपी, अतरंजी खेड़ा। तो ये बतलाता है, ये सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पीजीडब्ल्यू पेंटिंग हो गई, सेटलमेंट्स हो गए, नो में आयरन वर्कशॉप हो गया, अतरंजी खेड़ा में, अहिचत्रा में 30 रूम सेटलमेंट्स हो गए, सनराइज ब्रिक्स हो गए, ये बताते हैं, they throw a good deal of light on the you can say settlement and economy in different type of even trade जो lapis lazuli agate मिले on the economic life of the Vedic age. So in finally you will conclude that though uh, the literary source play the most crucial role in the construction of history of Vedic period, yet the role of archaeological evidences can't be denied। ठीक है, एक बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ और कल हम लोग आखिरी मिलेंगे वैदिक एज के साथ, दैट इज एड ऑन लेक्चर, इतना ही आधा घंटे का होगा और वैदिक समाज वो समाप्त हो जाएगा। देन वी विल बी स्टार्टिंग विद मौर्यन एज। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, सपा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।